नमस्कार। आपका वामिक एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आपका जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग जो ये कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें अभी आपका लेटेस्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 तथा 1961 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी ऑलरेडी 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज इस वीडियो के माध्यम से 8th नंबर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी जो 7th जो क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 का बेसिक प्लस टेक्निकल, और साथ में जो भी 1961 वाला अधिनियम था और जो आपका 2025 वाला अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है, उसके बारे में जो भी मेजर चेंजेज हुए थे और पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या क्या चेंजिंग आया था उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आज की 1961 के अंतर्गत और 2025 के अंतर्गत जो सेक्शंस है, यानी सभी सेक्शंस की यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो 1961 में जो टॉपिक दे रखा है वो किस सेक्शन में था, यानी किस धारा में था, और 2025 वाला एक्ट में उसमें किस प्रकार से चेंजेज किया गया है, किस प्रकार से उस धारा को प्रतिस्थापित किया गया है, उसके बारे में यहाँ डिटेल से बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर उससे करें, ताकि आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है, अपडेट है, जो भी क्लासेज है, जो भी पीडीएफ है, नोट्स, एमसीक्यूज एक्सेट्रा व्हाटएवर जो भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो आपका टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स आज, यानी ऑल सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। 1961 और 2025 वाला सेक्शन है, तो मोस्टली आपका जो इम्पोर्टेंट रहेगा 2025 वाला सेक्शन ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि आपको 1961 वाला जो सेक्शन दे रखा है उसको एक बेसिक के नॉलेज के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, बट जो डाटा है वो 2025 वाला ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली हालांकि मैं आपको जो इनकम टैक्स का बेसिक है क्लास नंबर 2 में इसका डिटेल से मैं अध्ययन करवा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। 1961 तो एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। तो आपका जो इनकम टैक्स एक्ट एक तो 1961 वाला था, अब उसको खत्म कर दिया गया है, नया लागू हो चुका है। अब कब से लागू हुआ है? ये आपका 1 अप्रैल 2026 इसको लागू किया जा चुका है। ठीक है, अब इसमें जो 1961 वाले अगर बेसिक देखते हैं यहाँ पे, तो जो 1961 वाला आपका अधिनियम था उसमें कुल 819 धाराएं कितनी थी, यानी इसमें 819 धाराएं थी। कितनी थी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये 819 धाराएं थी 1961 वाले अधिनियम में। और जो आपका 2025 वाला इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला है, जिसमें 536 धाराएं कितनी है, 536 धाराएं हैं। और चैप्टर्स के बारे में बात करें 1961 में, तो आपके 47 चैप्टर इसमें दे रखे थे, कितने, यानी 47 चैप्टर इसमें दे रखे थे। और जो 2025 वाला एक्ट आपका एक्ट है उसमें आपके जो चैप्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 23 चैप्टर दे रखे हैं, कितने हैं, यानी आपके 23 चैप्टर 2025 में है। और शेड्यूल अनुसूची के बारे में बात करें 1961 वाली में, तो आपके इसमें 14 अनुसूचियाँ दी गई है। 1961 में कितनी है, यानी 14 अनुसूचियाँ दी गई है। और जबकि इसमें 2025 में आपकी 16 अनुसूचीज है। और पेचेज के बारे में बात करें तो ये एक्ट 1961 वाला आप 823 पेचेज में बनाया गया था, और जो 2025 वाला एक्ट है वो काफ़ी छोटा कर दिया गया है, तो 622 पेजेज में बनाया गया है। और टेबल्स के बारे में बात करें यहाँ पे तो इसमें 1961 में आपके टोटल 18 टेबल्स है। और जबकि इनकम टैक्स एक्ट 2000 जो आपका 25 वाला उसमें 57 टेबल दी गई है, एंड काफ़ी टेबल्स को बढ़ाया गया है सुविधा के अकॉर्डिंग। और फॉर्मूला के बारे में बात करें तो 6 फॉर्मूले 1961 वाले अधिनियम में दिए गए हैं। और 2025 वाला जो अधिनियम है उसमें आपके 46 कितने 46 फॉर्मूलाज या सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। हालांकि मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता रहे हैं, इसके बारे में क्लास नंबर 2 में डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं, तो उस क्लास को आप देखना, वहाँ पे आपको डिटेल से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी ये सेक्शंस के रिगार्डिंग आपकी 4-5 क्लासें बनाएंगे। 4-5 क्लासें कंप्लीट होने के बाद में आपका लॉज एंड प्रैक्टिसेज, यानी इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला जो भी लॉज है और प्रैक्टिसेज है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका लॉज एंड प्रैक्टिसेज रहेगा। हालांकि क्वेश्चन आपका किसी में से आ सकता है, बेसिक में से आ सकता है, टेक्निकल में से आ सकता है, जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनमें से आ सकता है। इसके अलावा जो भी सेक्शन है 1961 वाली कौन सा धारा थी, उसको 2025 में किस में प्रतिस्थापित किया गया है, किसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको विशेष रूप से डिटेल से सभी चैप्टर्स की तैयारी करनी है। ठीक है, अभी एनेक्सर देखकर आपका एनेक्सर यह है, क्विक रेफरेंशियर फॉर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 1961 वर्सेज इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में बात करेंगे। अब इसमें आपका एक साइड दे रखा है, इस साइड तो आपका 1961 वाला अधिनियम है, और इस साइड आपका जो नया अधिनियम आपका लागू हुआ है 2025 वाला, कब से लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है, इसकी धाराएं दे रखी है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो आपके ये ओल्ड है और ये आपका जो नया
अधिनियम लागू हो चुका है, तो मोस्टली आपको जो विशेष ध्यान देना है वो 2025 वाले पे देना है। 2025 वाले में से धाराएं पूछने की संभावना रहेगी। 1961 से जहाँ तक नए के बराबर धारा आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो आपको नॉलेज के हिसाब से देखना है। हालांकि मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, 2025 से आनी चाहिए, बट फिर भी आ जाए एग्जाम में, तो आपको एक बार मोटा मोटा इनको जरूर देखना है। तो 1961 का जो सेक्शन नंबर फर्स्ट था वो क्या क्या था, सो टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट है, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक रहेगा, टाइटल जो भी सेक्शन हेडिंग दे रखी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस सेम यहाँ पे 2025 में एप्लीकेबल हो रही है। सिर्फ और सिर्फ धाराओं को चेंज किया गया है, कुछ धाराओं को ओमिटेड किया गया है और कुछ धाराओं को रिडेंटिव किया गया है, यानी अनावश्यक जो धाराएं हैं उनको हटाया गया है। तो आपका जो 1961 की फर्स्ट धारा थी वो शो टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट के रिगार्डिंग है, और सेम यहाँ पे धारा नंबर 2025 में इसको सेम रखा गया है। दूसरा 61 में, तो बार बार मैं नहीं बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है, इस साइड आपका 1961 वाला है और इस साइड आपको 2025 वाला है। यहाँ पे जो टॉपिक है, जो भी एडिंग दे रखी है वो सेम रहेगी, और जो धाराएं हैं वो किस प्रकार से चेंजिंग हुई है वो देख लेते हैं। 2 में डेफिनेशन था 61 में, और आपका 2025 में सेम रखा गया है, कोई चेंजिंग नहीं है। और डेफिनेशंस का प्रोविजो के बारे में बात करें, सेक्शन 2 क्लोज 15 में दे रखा था, और यहाँ पे 346 में दे रखा है। फिर प्रीवियस ईयर डिफाइंड के बारे में धारा 3 में था, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और आपका अपॉर्टिमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउसेस गवर्नमेंट बाय पोर्ट गैसेस सिविल कोडेड है, तो इसमें चेंजिंग हो चुका है। पहले 5 में था, और ये 2010 वाला जो एक्ट है, सॉरी 2025 वाला जो एक्ट है, उसमें धारा 10 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी पर ये धारा प्रतिस्थापित हो चुकी है 10 में। फिर रेजिडेंस इन इंडिया पहले धारा 6 में था, इसमें किस प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। इनकम डिम्ड टू बी रिसीव्ड है, तो ये पहले धारा 7 में था, अब इसको धारा 7 क्लोज 1 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है 2025 के अकॉर्डिंग। डिविडेंड इनकम है, तो वो धारा पहले 8 में था, अब 7 2 में कर दिया गया है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, यानी अनावश्यक धाराओं के बारे में, अगर समय ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अनावश्यक क्लासें बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आप उनसे देख लेना, जहाँ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो डिविडेंड आपका 7 2 में कर दिया गया है, पहले 8 में था। फिर आपका इनकम डिम्ड टू एक्योर और अराइज इन इंडिया है, पहले 9 में था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। फिर है 9A में था, सर्टेन एक्टिविटीज नॉट टू बी कंस्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, तो ये पहले 9A में था, अब इस 9 एंड शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रस्तावित किया गया, किसमें, यानी धारा 9 है और शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रस्तावित किया गया है। फिर आपका दूसरी हेडिंग इसमें इनकम ऑन रिसिप्ट ऑफ कैपिटल असेट्स और स्टॉक इन ट्रेड बाय स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी है, पहले ये 9B में था, अब इसको 8 में प्रस्तावित कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम है, पहले धारा 10 में था, अब इसको 11 में प्रस्तावित कर दिया गया है, तो धारा 11 आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर आपका एग्रीकल्चर इनकम है, पहले धारा 10 क्लोज 1 में था, अब इसको शेड्यूल सेकंड टेबल, यानी शेड्यूल सेकंड में, अनुसूचित सेकंड में इसको प्रतिस्थापित किया गया है, और टेबल बना रखी है जो सीरियल नंबर फर्स्ट में इसको उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें एनिशम रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम एचयूएफ, पहले 10 2 में था, अब इसको शेड्यूल थर्ड में और टेबल नंबर फर्स्ट में इसको समाहित किया गया है। फिर आपका एनी सम रिसीव्ड बाय ए पार्टनर टुवर्ड्स हिज शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, तो इसको शेड्यूल थर्ड में टेबल नंबर सेकंड में प्रस्तावित किया गया है। फिर आपका एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एनआरई अकाउंट है, तो ये जो धाराएं दे रखी है आपको विशेष ध्यान रखनी है, यानी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल से करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस प्रकार से जो धाराएं चेंज की गई है वो आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, तो ये एनी इनकम एक्रूड है, वो पहले 10 4 में था, अब इसको शेड्यूल 6 सीरियल नंबर 5 में चेंज कर दिया गया है, फिर जो भी इनकम दे रखी है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं आप आगे, तो एनी इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी के बारे में पहले 10 4H में था, अब इसको शेड्यूल 6 और टेबल नंबर सीरियल नंबर 8 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। हालांकि इसके बारे में बात करेंगे, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसमें डिटेल से बात कर लेंगे। नेक्स्ट आपका द वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवल्स कंसेशन और असिस्टेंस है, पहले आपका 10 5 में था, अब इसको शेड्यूल थर्ड सीरियल नंबर 8 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा आपका बात करें नेक्स्ट, तो इनकम इन द नेचर ऑफ प्रीक्विसाइट है, पहले 10 CC में था, अब इसको शेड्यूल थर्ड में टेबल नंबर सीरियल नंबर 10 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। एजम्पशन ऑफ ग्रेजुएटी के बारे में था, धारा 10 क्लोज 10 में था, अब इसको 19 रीड विथ शेड्यूल थर्ड टेबल नंबर सीरियल नंबर 38 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, उनको देख रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके अलावा आपका एनी पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है, तो पहले ये आपका 1961 के अकॉर्डिंग बात करें तो धारा 10 क्लोज 12 में था, अब इसको शेड्यूल सेकंड टेबल के सीरियल नंबर 6 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
इसके अलावा एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट अंडर द पेंशन स्कीम रेफर्ड इन द सेक्शन 80 CCD। ठीक है, तो पहले ये धारा थी, अब इसको टेबल थर्ड सॉरी शेड्यूल थर्ड और टेबल सीरियल नंबर 4 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और एनी पेमेंट ऑफ एनपीएस ट्रस्ट रिसीव्ड बाय एनएसएससी टू इज ए सब्सक्राइबर टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है, इसको शेड्यूल सेकंड सीरियल नंबर 15 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। एनी सम्स रिसीव्ड ए लमसम अमाउंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट बाय ए एसएससी बीइंग ए सब्सक्राइबर टू ए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में है, इसको शेड्यूल सेकंड में रखा गया है और सीरियल नंबर 16 में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। जस्ट एनी पेमेंट फ्रॉम ए अग्निवीर कॉर्पस फंड टू ए पर्सन एनरोल्ड अंडर द अग्निपथ स्कीम और टू हिज नॉमिनी है, तो इसको अनुसूचित सेकंड सीरियल नंबर 7 पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और एनी पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुप्रे एन्यूशन फंड है, तो ये अनुसूचित सेकंड रहेगी और क्रमांक इसका 8 रहेगा। एनी स्पेशल अलाउंसेज फ्रॉम एम्प्लॉयर नियोक्ता द्वारा कोई स्पेशल अलाउंस प्राप्त होता है, तो अनुसूचित थर्ड और टेबल नंबर 11 में सीरियल नंबर 11 में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। एनी स्पेशल अलाउंसेज टू बेनिफिट है, अनुसूचित थर्ड सीरियल नंबर 12 में प्रतिस्थापित किया गया है। और एनी अदर अलाउंसेज है वो अनुसूचित थर्ड में सीरियल नंबर 13 में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट प्रीमियम और रिडम्पशन और अदर पेमेंट ऑफ सच सिक्योरिटीज बॉन्ड्स एन्युटी सर्टिफिकेट सेविंग सर्टिफिकेट्स अदर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसको शेड्यूल सेकंड में टेबल नंबर 11 में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, जिसमें एनी इंटरेस्ट इनकम फेलिंग अंडर क्लोज ऑफ सेक्शन देर का वो इसको अनुसूचित थर्ड में 39 में प्रतिस्थापित किया गया है। एनी इंटरेस्ट इनकम कवर्ड अंडर क्लोज सेक्शन देर का है वो अनुसूचित सेकंड 17 में इसको प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं उनको देख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना डिटेल से। फिर नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय ए लोकल अथॉरिटी और बाय ए स्टेट होल्ड फाइनेंस एंटिटी है, शेड्यूल सेकंड सीरियल नंबर 13 में है। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका शेड्यूल 4 में है, सीरियल नंबर 8 में है। इंटरेस्ट पेबल आपका शेड्यूल 6 में है और सीरियल नंबर 12 में है। एनी इनकम फेलिंग अंडर क्लोज 15A ऑफ सेक्शन 10 है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपका आ जाएगा ये धारा क्या करती है। उस अनुसूची 4 टेबल नंबर 14 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर इनकम फ्रॉम लीज रेंटल बाय वट एवर नेम कोड ऑफ ए क्रूज शिप है, शेड्यूल 4 में है और आपका टेबल नंबर सीरियल नंबर 9 में इसका उल्लेख किया गया है। स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो 19 सेक्शन में धारा 10 क्लोज 16 में इसका उल्लेख था, अब इसको शेड्यूल सेकंड में टेबल नंबर 9 पर समाहित कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। डेली अलाउंस रिसीव्ड है वो आपका शेड्यूल थर्ड में टेबल नंबर 5 में है। एनी अलाउंस रिसीव्ड है वो टेबल नंबर थर्ड सीरियल नंबर 6 में है। एनी कंस्टिट्यूंसी अलाउड रिसीव्ड है वो शेड्यूल नंबर थर्ड आपका टेबल नंबर 7 में इसका उल्लेख किया गया है। एनी पेमेंट मेड वेदर इन कैश और इन काइंड और एनी अवार्ड और रिवार्ड है, शेड्यूल नंबर सेकंड और टेबल नंबर 10 में इसको उल्लेख किया गया है। पेंशन रिसीव्ड के बारे में है तो आपका ये अनुसूचित थर्ड सीरियल नंबर 14 में है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड का अनुसूचित थर्ड है, टेबल नंबर 15 में है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड के रिगार्डिंग अनुसूचित थर्ड टेबल नंबर 16 में उल्लेख किया गया है। एनी इनकम फेलिंग अंडर क्लोज है वो आपका शेड्यूल थर्ड सीरियल नंबर 39 में दिया गया है। और इसका एनी इनकम ऑफ रिसर्च एसोसिएशन के रिगार्डिंग है अनुसूचित थर्ड टेबल नंबर 23 में इसको उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ये धाराएं देखनी है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो अनुसूची 7 में दिया गया है और टेबल नंबर 8 में इसका उल्लेख किया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, शेड्यूल 7 में है, टेबल नंबर 7 में इसको उल्लेख किया गया है। इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर फंड है, प्रमोशन ऑफ फोल्क आर्ट है, तो ये अनुसूची 7 में सीरियल नंबर 11 में है। द प्राइम मिनिस्टर एड टू स्टूडेंट फंड है, अनुसूची 7 में सीरियल नंबर 12 में है। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी है, अनुसूची 7 सीरियल नंबर 13 में है। यह धारा में देर का इसका उल्लेख। द स्वच्छ भारत कोष सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी स्वच्छ भारत कोष जिसका सेटअप केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो उसका उल्लेख अनुसूची 7 में टेबल नंबर 14 में किया गया है। द क्लीन गंगा फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, शेड्यूल 7 टेबल नंबर 15 में है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ एन स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी एज रेफर्ड टू द सेक्शन 80G क्लोज टू ए और थर्ड HF में देखा है, तो इसको शेड्यूल 7 में टेबल नंबर 16 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है एन यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली और सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट है वो अनुसूची 7 टेबल नंबर 17 में है। इसके अलावा एनी हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन होली और सब्सटेंटली फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट है वो टेबल नंबर 7 सॉरी शेड्यूल नंबर 7 और आपका टेबल नंबर 18 में इसको उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एनी इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन तो शेड्यूल थर्ड आपका टेबल नंबर 26 में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बात करें
तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, वो अनुसूची 7 टेबल नंबर 22 में उल्लेख किया गया है। एन अप्रूव्ड सुपरएनुअल फंड है टेबल नंबर 23 में, यानी अनुसूची 7 में इसका उल्लेख किया गया है। एन अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड है वो अनुसूची 7 टेबल नंबर 24 में उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो आपका कॉपी बोर्ड कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कॉपी एक्ट 1942 में है। शेड्यूल नंबर 7 में टेबल नंबर 33 में उल्लेख किया गया है। रबर बोर्ड कंस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ द रबर बोर्ड एक्ट 1947, अनुसूची 7 और टेबल नंबर 34 में उल्लेख है। टी बोर्ड एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4 ऑफ द टी एक्ट 1953 है। तो शेड्यूल नंबर 7 टेबल नंबर 5 में इसका उल्लेख किया गया है। टोबाको बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर द टोबाको बोर्ड एक्ट 1975 है, अनुसूची 7 टेबल नंबर 36 में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आपका स्पाइसेस बोर्ड है, इनकम ऑफ कोयर बोर्ड है, ठीक है। तो इनको आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना इनको। फिर इसके अलावा एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, शेड्यूल नंबर 3 टेबल नंबर 18 में इसको उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एनी इनकम फेलिंग अंडर क्लोज 40 ऑफ सेक्शन 10 है, ये आपका अनुसूची 3 टेबल नंबर 39 में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एस्टेब्लिश ऑन द 27 डे ऑफ फरवरी 2008 अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में जो प्रोविजन था, पहले ये आपका धारा 1044 में था, अब इसको अनुसूची 7 टेबल नंबर 41 में इसको उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एनी इनकम ऑफ नेचर एंड टू द एक्सटेंड विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, शेड्यूल नंबर 3 टेबल नंबर आपका 36 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फंड है, वो अनुसूची 7 टेबल नंबर 46 में है। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इंडियन करेंसी है, शेड्यूल 4 टेबल 11 में उल्लेख है। और इसके अलावा फिर बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं 11 से एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना आपको। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पहले धारा 11 में था, अब ये धारा 332 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है, और ऊपर ये रिडोनेंट लिखा हुआ है, मतलब अनावश्यक धारा है, तो इनको हटा दिया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है, पहले धारा 11 में तक 1961 में, अब 332 में 2025 के अकॉर्डिंग 332 में इसका उल्लेख किया गया है। कौन सी धारा में किया गया है, 332 धारा में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्विचिंग ओवर ऑफ रिजिम्स है, पहले 11 में था, अब ये 333 में है। तो इसमें धारा में कंटिन्यू है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इसमें चेंजिंग कर दिया गया है 25 में। टैक्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 334 में है। रेगुलर इनकम 335 में है। स्पेसिफाइड इनकम आपकी 337 में है। इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन रेगुलर इनकम 338 में है। कॉर्पस डोनेशन है आपका 339 में है। डिम्ड कॉर्पस डोनेशन आपका 340 में है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपका 341 में है। एक्यूमुलेटेड इनकम आपके 342 में है। बिजनेस अंडरटेकिंग हेल्ड एज प्रॉपर्टी आपके 344 में है। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज बाय ये रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपका 345 में उल्लेख किया गया, जबकि 1961 के अकॉर्डिंग ये धारा 11 में इसका उल्लेख था। फिर नेक्स्ट आपका परमिटेड मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, 350 में इसको उल्लेख किया गया है। फिर इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें तो 355 में इसको उल्लेख किया गया है, पहले 11 में था। इसके अलावा परमिटेड मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट फॉर्म्स और मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट बाय ये रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, शेड्यूल जो आपके 16 तरीके इसमें उल्लेख किया गया है। फिर आपका रेगुलर इनकम के बारे में बात करें, रेगुलर इनकम आपकी पहले 1961 में धारा 12 में थी, अब 335 में इसका उल्लेख किया गया है। कौन सी धारा में किया गया है, 335 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर स्पेसिफाइड इनकम है, 337 में इसका उल्लेख है, पहले 12 में था। फिर इंटरप्रिटेशन 12 में था, 355 में अब इसको चेंज कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 332 में है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले 12 MA में था 61 के अकॉर्डिंग, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको 347 किसमें ये आ सकता है, प्रश्न ध्यान रखना। धारा 347 में एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग 347 में इसको उल्लेख किया गया है। ऑडिट के बारे में बात करें तो ऑडिट पे 12 MA थे पहले, अब 348 में इसको उल्लेख किया गया है। रिटर्न ऑफ इनकम है 349 में है। रिटर्न बनने के जो इनकम की रिटर्न भरी जाती है, पहले 12 में था, अब इसको 349 में कर दिया गया है। और प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो ये अनावश्यक इसको एक तरीके से समाप्त कर दिया गया है। हेलो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम है आपकी 349 में है।
फिर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आपका ये अनावश्यक समाप्त हो चुका है। फिर आपका प्रोसीजर ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड स्पेसिफाई वॉल्यूशन 332 में 391 इसको उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे स्पेसिफाई इनकम 337 में है, एकुमुलेटेड इनकम 342 में है, स्पेसिफाई वायोलेशन 351 में है, अदर वायोलेशन आपका 353 में है, फिर आपका इंटरप्रिटेशन आपका 355 में है। ठीक है, फिर एनी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट, ये शेड्यूल एक्ट में इसका उल्लेख किया गया है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू इनकम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो देर का वो धारा आपको देखनी है। हेड्स ऑफ इनकम है वो धारा 13 में है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू इनकम एंड नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम 14 में है। सैलरीज आपके 15 में है। फिर डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज 19 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, सॉरी एक सेकंड आवाज़ रह गई थी, दोबारा देख लेते हैं इनको। सैलरीज आपका 15 में है। फिर आपका सैलरी डिफाइंड 16 में कर रखा है, प्रिक्यूसाइड डिफाइंड 17 में है, प्रॉफिट ऑन लियो ऑफ सैलरी डिफाइंड आपका 18 में है, ये ओमिटेड हो चुके हैं। फिर इसमें आपके डेप्रिसिएशन आपका 3366 में है। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेज आपके यहाँ पे अनावश्यक है तो इनको समाप्त कर दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट बात करें यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आपका 4566 में है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स ऑफ कॉपीराइट आपके अनावश्यक है। और नेक्स्ट बात करते हैं इनमें यानी बिल्डिंग एक्सेट्रा पार्सली यूज्ड ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा और नॉट एक्सक्लूसिव यूज्ड है, धारा 2833 में इसको उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल और चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी है, धारा 4266 में है। टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन धारा 43 में है। सर्टेन डिडक्शन टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट 3766 में है। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन असेट्स का उल्लेख इसमें धारा 40 में किया गया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स अदर देन कैपिटल असेट्स इन सर्टेन केसेस 53 में है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज 57 में है। स्पेशल प्रोविजन इन केसेज ऑफ इनकम ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक कंपनीज धारा 56 में है। इंश्योरेंस बिजनेस 55 रीड विथ शेड्यूल आपका जो 14 तारीख है उसमें 55 नंबर का पढ़ना है। स्पेशल प्रोविजन इन द केस ऑफ ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन धारा 50 में है। जिसमें नेक्स्ट बात करें तो आपका डिडक्शन ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंस धारा 60 में है। और स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टीज एक्सेट्रा इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल धारा 59 और 66 में है। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग डिडक्शन इन द केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आपका धारा 64-65 में है। कैपिटल गेंस आपका 67 में है। कैपिटल गेंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन धारा 68 में है। और इसके कैपिटल गेन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ओवन शेयर्स ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज धारा 69 में है। ट्रांजेक्शन नोट रिगार्ड एज ट्रांसफर 70 में है। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन इन सर्टेन केसेस 71 में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी देखिए तो आपको इनको अच्छी तरह से देखना है।
और लास्ट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड ऑफ रेजिडेंस है, धारा 82 में इसको लिख किया गया है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे तो आप तो इसको कुछ बता नहीं रहे हैं, डायरेक्ट ही बोल रहे हैं ये धाराएं। तो इसके बारे में तो आपको अभी तो ये बेसिक बता रहे हैं कि जो धारा है 19 सेक्शन में कौन सी थी, उसका टॉपिक क्या था, यानी उसका कंस्टेंट क्या था, और 2025 वाला जो एक्ट है उसमें किस धारा में उसको प्रतिस्थापित किया गया है, या नई धारा आपकी उस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन सी रहेगी। ठीक है, अब इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तभी उसमें आपको डिटेल से बात करेंगे, तभी समझाएंगे। तो यहाँ पे अभी एक शॉर्ट में आपकी जो भी सेक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये देख चुके हैं, इसके अलावा सेक्शन का एक दो वीडियो और बना लेंगे, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे इनके बारे में। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से आप देख लेना, हालांकि इसमें एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लॉज एंड प्रैक्टिस का ही डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार से क्वेरीज हो जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।